हम टिपिकली जो 12 टेंसेस स्कूलों में सीखते और सिखाते हैं वो असल में वर्ब की महारत होती है, यानी वर्ब को सीखना होता है। वर्ब जैसे एक्शन का हो या स्टेटिव हो, वर्ब जो है ना उस पे महारत। ये टॉपिक जो होता है वर्ब होता है, उसमें ही टेंस आते हैं, यानी जब आप वर्ब पढ़ते हैं तो साथ में आप टेंस पढ़ते हैं। तो वर्ब को सीखना है आपने। वर्ब किस शक्ल में कैसे इस्तेमाल होगा, तो कौन सा टेंस होता है। अच्छा, वर्ब का टेंस और वर्ब का एस्पेक्ट, टेंस के अंदर ही एस्पेक्ट आ जाना होता है। फिर ये छुपा हुआ होता है। टेंस टाइम होता है और टाइम के अंदर जो टाइम होगा वो एस्पेक्ट है। टेंस यानी कि टाइम ऑफ एक्शन हो जाएगा। एस्पेक्ट जो है वो कंप्लीटेड हो सकता है, ऑनगोइंग हो सकता है, रिपीटेड हो सकता है। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। आपको पता है हाल, माजी और मुस्तकबिल, ये तीन जमाने होते हैं। और एस्पेक्ट भी तीन होते हैं, चाहे वो कंप्लीटेड हो जाए काम, चाहे वो एक्शन जो है ऑनगोइंग होता है या फिर रिपीटेड होता है। अब ये जो फिर एस्पेक्ट बनाए जाते हैं वो चार बन जाते हैं। एक कंप्लीटेड का होता है जिसको हम परफेक्ट कहते हैं, दो ऑनगोइंग के होते हैं, एक कंटिन्यूअस यानी सिंपल कंटिन्यूअस होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और रिपीटेड के लिए इंडेफिनिट होता है। रिपीटेड के लिए इंडेफिनिट होता है, यानी कंटिन्यूअस और जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो एस्पेक्ट बनेंगे ऑनगोइंग एक्शन के लिए। और परफेक्ट जो कंप्लीटेड के लिए होगा वो परफेक्ट एक एस्पेक्ट बनेगा और एक इंडेफिनिट के लिए होगा। यानी तीन एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन हम फिर उनसे चार बना लेते हैं, एक इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब बात समझना है, हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं उसके बारे में दो ही बड़ी बातें हैं, एक वो कब हुआ और एक वो यानी जारी है, मुकम्मल है या रिपीटेड है। इतनी सी बात है। यानी जैसे ही हम कोई जुमला बोलते हैं वो या तो हमें वो हाल में या माजी में या मुस्तकबिल में बोलना होता है, और फिर जब हम किसी काम को बता रहे होते हैं या किसी स्टेट को बता रहे होते हैं तो उसका यही तरीका होता है कि या तो वो काम, अब देखें जो कोई एक्शन होता है उसकी दो ही सूरतें होती हैं, या तो एक्शन अब कोई कंटिन्यू होगा, या तो वो कंटिन्यू होगा या वो कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर वो रिपीटेड होगा। तीसरी सूरत ये होती है जैसे मैं पानी पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये वो एक्शंस हैं जो रिपीटेड है, हम बार बार करते हैं। और अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो कंटिन्यू है, मैं पानी पी चुका हूँ तो कंप्लीटेड है। यानी आपने यही बात समझनी है कि ये जो टेंस होता है, ये जो वर्ब होता है, उस वर्ब को जब आपने सीखना है तो वर्ब की यानी हर टेंस में वर्ब कैसा इस्तेमाल होता है, उसका टेंस, वर्ब का कौन सा हिस्सा टेंस बताता है, वर्ब का कौन सा हिस्सा एस्पेक्ट बताता है। तो आज हम आगाज कर रहे हैं पहले टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट, अब इसका टेंस देखें, प्रेजेंट है और इसका एस्पेक्ट एस्पेक्ट इंडेफिनिट है। अब इंडेफिनिट इफेक्ट जो होता है उसके लिए रिपीटेड होना है। इंडेफिनिट जो एस्पेक्ट होना है उसमें जो एक्शन आएगा वो रिपीटेड एक्शन आएगा। रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए आपने इंडेफिनिट में जाना, याद रख लें। रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए हमेशा आपने इंडेफिनिट में जाना है। अब इस जो मुकम्मल लेक्चर होने वाला है, ये आप ये देख लें कि इनका जो सोर्स है वो 9th 10th एफएससी की किताबें, बीएस की किताबें, ऑक्सफोर्ड की किताबें और इंडिया की किताबें, मतलब सीएसएस की किताबें, ये सब सोर्स को मिलाकर बनाया गया है एक बुनियादी लेवल का, ताकि जो 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर इसको कर रहा है तो वो उसको अच्छे तरीके से करे और उसको आगे हमेशा के लिए काम आना शुरू हो जाए। ये टेंस आपको ओवरऑल काम आएगा, बुनियाद आप ऐसे ही बनाएंगे, उसके बाद आगे ये 9 10 तक एफएससी तक ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है।
आप मुकाबले के इम्तिहानों की तैयारी करेंगे तो एक दो पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे, वो भी यूजेज के। बस फार्मूला कहीं नहीं तब्दील होना, फार्म्स की जो महारत है वो कहीं नहीं तब्दील होनी, सिर्फ यूजेज का फर्क आना है। थोड़े से इस्तेमाल यहाँ बताए जाते हैं, दो तीन इस्तेमाल सादा से, और जो कॉम्प्लेक्स यूजेज होते हैं वो फिर आगे जाके साफ ज़ाहिर है बड़ी बड़ी अगले लेक्चर्स में आते हैं, बड़ी क्लासों में आते हैं, मुकाबले के इम्तिहानों में आते हैं। या बहरहाल, तो आपने इस लेक्चर को स्किप नहीं करना है, मुकम्मल देखना है। और आप चाहे जिस फील्ड से होते हैं, ये बात समझने की कोशिश करें कि आप अगर नई चीज़ों को टच करेंगे, सीखेंगे, तो आपको एक दिन अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों को रहनुमाई करने में आसानी होगी कि ऐसे सीखो चीज़ों को, ये करो। इसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो वैसे ही फायदा होना, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे आप मुकाबले के इम्तिहानों की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको ये जरूर बेनिफिशियल होगा। एक नए, बिल्कुल नए अंदाज में एक चीज है और बहुत ही लेवल की चीज है। यानी ऐसे नहीं है कि बस ये एम ही है। इसमें जो हम देखेंगे वो इंडिकेशन देखेंगे, पहचान जिसको कहते हैं। अब इंडिकेशन के लिए आप आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन जो भी बोल लें एक ही बात है। इंडिकेशन, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन। फिर उसका फॉर्मेशन मेथड्स देखेंगे, यानी कि हम इसके फार्मूले देखेंगे वर्ब के। फिर यूजेस देखेंगे, उसके इस्तेमालात क्या हैं। कॉन्जुगेशन करेंगे, गर्दान करेंगे कि कौन सा फेल कैसे सब्जेक्ट के साथ लगना होता है। फिर आपको फिर बता दें, ये टेंस जो है वो प्रेजेंट है और इसके एस्पेक्ट जो है वो रिपीटेड है। यानी जो एस्पेक्ट इसमें एक्शंस आएंगे वो रिपीटेड होंगे, ये याद रख लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एस्पेक्ट होगा वो रिपीटेड होगा, ये आपने याद रख लेना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, इसकी दो शक्लें होती हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब आप ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी पूरा वर्ब को हमने कह देना होता है। यानी ग्रोज एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ग्रोज, इस ग्रोज या ग्रो, डज या डू, ये दो शक्लें होती हैं हमेशा। हर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो दो शक्लों में आपके सामने आएगा। या तो वो ग्रो लगा हुआ होगा वहां पे वर्ब, या फिर ग्रोज होगा। तो आप देख लें, नॉर्मल स्टेटमेंट्स में ग्रोज आता है, ही ग्रोज राइस, यू ग्रो राइस। अब यू ग्रोज नहीं लगता। फॉर एम्फेसिस भी होता है, जब आप किसी बात की ताकीद करना चाहते हैं, ही डज ग्रो राइस, वो चावल ही उगाता है। ये जो लफ्ज ही लगेगा, ये छोटी ये, उसके लिए आपने डज का लफ्ज लगाना होता है। और बाद औक़ात ऐसा करते हैं कि वो लोग गलती समझते हैं और डज नॉट लगा देते हैं। ही डज नॉट ग्रो राइस होना था, उसने डज लगा दिया। तो ये याद रख लें, एम्फेसिस जब किसी बात की ताकीद करना होती है, किसी बात पर जोर देना होता है, वर्ब के ऊपर जोर देना होता है, तो उससे पहले डू या डज लगा देते हैं। रिपीटेड एक्शन ही होता है। और ये ही की उर्दू में ऐसे, ही डज ग्रो राइस, वो चावल ही उगाता है। यू डू ग्रो फ्लावर, तुम जो है फूल ही उगाते हो। तो ऐसे जब यानी कि किसी बात को, वर्ब को, एक्शन को आपने जोर दे के बताना हो, तो डू या डज शुरू में लगा देते हैं वर्ब से पहले। क्वेश्चंस में डज ही ग्रो राइस, डू यू ग्रो राइस। और इन नेगेटिव्स में ही डज नॉट लाइक इट, यू डू नॉट लाइक इट। अब ये बात एक देखें, जब मैंने बहुत ज्यादा किताबों को खंगाला, जब बहुत ज्यादा तहकीक की, तो मेरे सामने जो बातें आई, वो जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आ रहा होता है, हम इतने असूल और कायदे सीखते हैं लेकिन हमारे साथ बहुत मसले हो जाते हैं। हम सोचते रह जाते हैं और पता नहीं इंग्लिश कहाँ की कहाँ चली जाती होती है। तो बुनियादी चीजें जो हमने स्किप कर रखी होती है, उनको छोड़ रखा होता है, उनमें वो भी देख लें कि वर्ब जो होता है ये भी हमेशा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सीखना होता है। जैसे नाउन आप सीखते हैं वैसे वर्ब भी सीखना होता है। नाउन जैसे आप कहते हैं ना, कैट सिंगुलर है, कैट्स प्लूरल है, ये तो आपको बड़े आसानी से पता होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि गो वर्ब जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसलिए आपको ये भी बड़े अच्छे से सीख लेना है कि गो जो है वो प्लूरल है। वर्ब कौन सा है? प्लूरल वर्ब है। वी वन होती है, वो प्लूरल शक्ल में होता है। बेस फॉर्म जो होता है, बेस वर्ब प्लूरल शक्ल में होता है। और फिर जो है सिंगुलर वर्ब, उसका बेस के साथ ऐसे यही ऐसे लगा के बनाया जाता है, वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। अब ये नाउन के जो कायदा है अपोजिट होता है। कैट सिंगुलर होता है, कैट्स प्लूरल होता है। ऐसा लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब वर्ब के साथ आप
SEIS लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, यानी अपोजिट हो जाते हैं। तो आपने गो, गोज, इस तरह इनके सिंगुलर प्लूरल भी वर्ब के भी याद करने होते हैं। उसका ये फायदा होता है, जब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि जो सब्जेक्ट है हमारा, जो डूअर होता है, इन एक्शन वर्ब के साथ डूअर याना है, वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हमारे पास है जी, फर्ज करें वो सिंगुलर है, तो फिर हमने जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही लगाना होगा। यानी कि हमारे पास एक शी है, आपको पता है शी एक औरत के लिए इस्तेमाल होता है, तो शी के साथ यहाँ से कोई भी वर्ब लेंगे आप, तो आप यहाँ से नहीं ले सकते, बल्कि आपको यहाँ इससे ही लेना है। जो भी वर्ब आप लेंगे, आप जो कलर है इसका ब्लू है उसमें से लेना है, ब्लैक वाले में से नहीं ले सकते। यानी शी रन नहीं लगा सकते हैं आप, शी रन ही लगाएंगे यहां से। ये देखें, ये नहीं लगा सकते, ये लगाएंगे आप। शी प्ले नहीं लगाएंगे, शी प्लेस, क्यों, शी सिंगुलर है। अब आपने क्या करना है, सिंगुलर वाली साइड पे आ जाना है, वर्ब भी सिंगुलर साइड से लेना है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, बहुत आसान सा तरीका है। एक बात दिन में रख लो, हमेशा का फायदा। अच्छा, फिर इसी तरीके से दे है, तो अब दे के साथ आप सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि दे ज्यादा के लिए होता है। तो अब आपने दे स्लीप्स नहीं लगा सकते, आप दे स्लीप लगाएंगे, ये इतनी सी बात है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाता है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ ये लगना है, इसके साथ ये मैंने भी स्लाइड में आपको जाहिर किया है। लेकिन जो बुनियादी बात जिस पर मैं अमल करता हूँ, जो होनी चाहिए वो यही है कि आपने सब्जेक्ट देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। वो जो है पहले आप उसको पहचान करें, फिर उसके हिसाब से आप उसका वर्ब को देखेंगे। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दें वर्ब भी, और प्लूरल है तो प्लूरल। अब ये डू जो है वो मैं आपको बताता हूँ, डू जो है वो प्लूरल होता है, डज उसका सिंगुलर। डू के साथ जब ये एस ई एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। अब डू जो है वो प्लूरल है और डज जो है वो सिंगुलर है। अब मुझे बताएं, ही है सिंगुलर है, ही के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? जब ही सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगेगा। मैं डू का भी सिंगुलर बना के लगाऊंगा ना, इतनी सी बात है। अब ये याद, इसके साथ ही डू लगता है, इसके साथ डज लगता है, इसके साथ ये लगता है। कोई इतना बड़ा आप उसमें जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पहचान कर लें कि वर्ब कौन सा सिंगुलर होता है और नाउन या सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर होते हैं। यानी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल सीखेंगे तो सब्जेक्ट में आपको पहचान होनी है, और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल सीखेंगे तो भी आपको इन दोनों का वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आता हो, और नाउन भी आपको, क्योंकि नाउन हमेशा सब्जेक्ट होते हैं ना, उस नाउन की जगह जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल में आते हो, और वर्ब भी आपको सिंगुलर और प्लूरल में आता हो, तो आप टेंस बहुत अच्छे से चल पड़ेंगे। आप एक आगाज अच्छा कर रखें, आप सोच का आगाज दुरुस्त जगह से करेंगे तो आपको कोई इंग्लिश आएगी या टेंस आएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो हम आज काम करने वाले हैं उसमें इंडिकेशन इसकी करेंगे, पहचान करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, जिनके फार्मूले देखेंगे, पॉजिटिव के, नेगेटिव के, इंटरवेटिव के, और यूजेज देखेंगे। फिर उसका इस्तेमाल देखेंगे कि रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होते हैं। फिर एंड पर जो है मैं आपको कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स करवाऊंगा, जो यानी गर्दान करना होती है, वर्ब की गर्दान भी हम करेंगे। तो ये सब कुछ आने वाला है, जो है आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को एंड तक भी देखना है। जी, उर्दू में पहचान आप बहुत ही मजेदार, मैंने एक गर्दान बना के दे दी है, आप इसको गौर से देख लें, याद कर लें, और उसके बाद हमेशा की पहचान होगी आपकी। जी देखें, आप, मैं स्कूल जाता हूँ, एंड पर जो मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है उसको समझिए आप। जाता हूँ, जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, जाता है, जाती है, जाता है, जाता है, जाते हैं। ये जो एंड पे आपको, एंड में बिल्कुल आप देखें ये जुमला जो खत्म हो रहा है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, हो पे, है पे, हूं पे। आपको पता है ये फेल हाल की पहचान होती है, फेल हाल की, जमाना इसका कौन सा हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब आपने इसका एस्पेक्ट देखना है, एस्पेक्ट आपने देखना है, कंप्लीटेड है, ऑनगोइंग है, रिपीटेड है, 3 सवाल आपने करने हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, क्या ये कंप्लीटेड है, मुकम्मल काम को बता रहा है, काम मुकम्मल हो गया, नहीं। ऑनगोइंग है, नहीं। तो ये तो रिपीटेड है। आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि ये इसका जो एस्पेक्ट है वो रिपीटेड है, और रिपीटेड का इंडेफिनिट होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आपने टेंस इसका पहचान लिया और इसका एस्पेक्ट भी पहचान लिया। एस्पेक्ट इसका इंडेफिनिट हो गया क्योंकि रिपीटेड एक्शन है, और टेंस इसका प्रेजेंट हो गया
क्योंकि आपको समझ आ रही है, उर्दू में पढ़ने से भी पता चल रहा है, हो, हूँ, एंड में आ रहा है। तो ये माजी तो नहीं है, मुस्तकबिल भी नहीं है, हाल ही है। तो बहुत आसानी के साथ आप उर्दू में पहचान कर जाएंगे ऐसे जुमलों की कि ये कौन से टेंस के जुमले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कोई और है। बहुत मुश्किल तो नहीं है, आप गौर करें। आप जब आप रिपीटेड एक्शंस हैं तो आप समझ जाएं कि इंडेफिनिट से आपने बताना। तो हर हर का मैं, हम, आप, इसके साथ गर्दान याद कर लें आप। वो का जो ट्रांसलेशन होगी, अब आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि वो की तीन वो एक जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। चौथे, पांचवें और छठे जुमले में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। वो स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे ज्यादा है, वो स्कूल जाता है तो एक मर्द है, वो स्कूल जाती है तो एक औरत है। अब वो स्कूल जाते हैं यानी ज्यादा है तो दे लगेगा, वो स्कूल जाता है एक मर्द है तो ही लगेगा, वो स्कूल जाती है तो वो का तर्जुमा शी हो जाएगा। यानी आपने फेल के साथ देखना है कि ये जो इसमें जमीर है, वो इसमें जमीर इनको कहते हैं, या प्रोनाउन जो है, इसमें जमीर उर्दू में तो इसमें जमीर होगा ना, इसमें जमीर के साथ फेल कौन सा लगा है। अगर वो के साथ जाती है तो फिर औरत है यानी, और शी लगाएंगे। वो के साथ जाता है तो मार्द है, एक है, और फिर आप वो का तर्जुमा ही करेंगे। वो के साथ जाते हैं तो ज्यादा है, इसमें मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं, सब मिला के हो सकते हैं। तो फिर आपने वो का तर्जुमा दे करना है। बस इतनी सी बात है। ट्रांसलेशन की जो वो ट्रांसलेशन वैसे एक अलग होता है, उसका टेक्निक्स अलग है और टेंस की सीखना अलग है। बहरहाल यहाँ थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिकेशन ऑफ द टेंस है, जो पहचान है वो भी आप समझ लें। पहचान जो होनी है वो आपको एक गर्दान के जरिए, मैंने बताया कि उर्दू में जुमला ऐसे आता तो आप ऐसे करते हैं, लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं सिर्फ, तो आपको क्या पता चलेगा ये किस टेंस का जुमला है, तो वो भी आपने समझ लेना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर एस आर ई एस इज एडेड। बस, यानी पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है या एस ई एस वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो ये आपने याद रख लेना। जब ये फॉर्म पहली इस्तेमाल होगी, ऐसी यही एस वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो वो टेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा जब आप इंग्लिश का कोई जुमला पढ़ते हैं और उसमें आपको पहचान करना है। तो याद रखें, अब एक जुमला आपने पढ़ा, उसमें वर्ब आपने पहचान कर लिया, वर्ब की आपने फॉर्म देखी वो पहली है, तो आपने कहना है ये जो टेंस है ये कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस इतना बात आप याद रखनी है। इंग्लिश में जो जुमला आता है उसकी भी पहचान आपको आती है। जी, फॉर्मेशन मेथड्स हैं। असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फार्मूला आपके सामने है, कौन सा होता है आप ये देख लें कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ई एस के साथ होती है, यानी या तो गो लगता है या गोज लगता है। दो ही शक्लें वर्ब की होती हैं। बस ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। अब जो है इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज, ये कैसे इस्तेमाल होती है, आई लर्न माई लेसन, वी प्रे टू गॉड, शी यूजली हेल्प्स मी, वी ईट मैंगोज, दे रीच द स्कूल इन टाइम। ये मेन वर्ब ऐसे इस्तेमाल होते हैं। असर्टिव जो है या अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप देखें, इफ द सब्जेक्ट इज, अगर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, वी ऐड एस आर ई एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी वो अगर आप चलाएं तो ये जुमला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी क्योंकि आदत बनी हुई है ऐसे ही याद करने की, तो आप क्या करें, आप आपने सब्जेक्ट आपके पास वाजिद है, आप देख रहे हैं वाजिद जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जी, वाजिद क्या है, सिंगुलर है। अब आपने टेल वर्ब लगाना है, टेल। अब टेल प्लूरल होता है और टेल्स सिंगुलर होता है, तो वाजिद के साथ क्या लगेगा, टेल्स। सिंगुलर बना के लगा देना आपने। आरिफ सिंगुलर है, आरिफ के साथ गो नहीं लगाना, आपने गोज लगाना है, गो के साथ ही एस लगा के गो को भी सिंगुलर बना देना। बहुत आसान सी बात होती है, बस इतनी सी है। मिसेज अली टीचर्स, उसका टीच नहीं लगा सकते आप, क्यों, मिसेज अली एक है, टीचर्स आप लगाएंगे तो सिंगुलर है, नहीं तो टीच लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो ये है इसका वर्ब जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस तरह इस्तेमाल होता है। जी, फॉर्मेशन मेथड है अभी नेगेटिव सेंटेंसेस का है। डू या डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगा देते हैं और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। पुट डू विद सब्जेक्ट इफ इट इज आई, वी, यू, दे आर प्लूरल। अब ये वही बात है, तो मैंने तो आपको जो बात समझाई है वो
एक ही बात ज़हन में रख लो, एक ही चीज़ सीख लो तो हमेशा की बार-बार आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतने-इतने जुमले आपको आई के साथ ये लगेगा, आई के साथ रू लगेगा, आई के साथ गो लगेगा। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं ना। आप अगर वो टिप ले लें, उस बात को समझ लें। आप कहें कि मैंने सब्जेक्ट को देखना है, मेरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है और फिर मैंने वर्ब लगाना है। वर्ब भी मैंने जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाऊँगा और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाऊँगा। बस वर्ब को आपने सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको पता है, नाउन और प्रोनाउन तो आपको सिंगुलर प्लूरल आ जाते हैं ना, आते हैं। वर्ब नहीं सीखा ना आपने कभी, आप वर्ब सीख लो। हर वर्ब सिंगुलर प्लूरल मैं आपको सिखाता जाऊंगा। गो, गोज, गो प्लूरल, इज जो है सिंगुलर, आर प्लूरल, ऐसे यानी सबका मैं आपको बताता जाऊंगा। अब डू इज अ प्लूरल वर्ब। हाँ, तो ऐसे ही है, डू के साथ ई एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। अब जब आपने खुद सोच रहे डू के जो है वो प्लूरल है और डज सिंगुलर है, तो अच्छा अली के साथ आप क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, डज लगाएंगे? भाई अली एक बंदे का नाम है तो मैं डू क्यों लगाऊंगा? डू तो प्लूरल होता है, मैं तो सिंगुलर लगाऊंगा, डज। अली डज, आगे नॉट, अली डज नॉट, आगे गो। अब जो है एक दफा याद रख लें, अगर आपने डू या डज ले आए हैं, फिर आपने आगे नहीं सिंगुलर बनाना। यानी एक दफा डू या डज आ गया तो फिर इसके साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल ही रखना है, आप उसको सिंगुलर नहीं बनाना। वर्ब में कोई तब्दीली नहीं ले आनी। यानी दूसरी बात, यानी गो है तो गो ही रहेगा, प्लूरल हालत में रहेगा, गोज नहीं बनाएंगे उसको। यानी पीछे एग्रीमेंट पीछे हो गया आपका। डू या डज का आपने एग्रीमेंट कर दिया, दोबारा आगे मेन वर्ब का एग्रीमेंट नहीं करना आपने, फिर ये बात समझ लें आप। डू या डज का जब एग्रीमेंट हो जाए, जब हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ, तो मेन वर्ब को कुछ नहीं करते। ये एक बड़ा असूल है, हमेशा के लिए काम आएगा, आपको समझ के रखना है। जब हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया है डू या डज, इसका एग्रीमेंट ये मैं लगा भी तो एग्रीमेंट के लिए रहा हूं ना। अब ये एग्रीमेंट जब सब्जेक्ट के साथ कर जाते हैं तो आगे जो मेन वर्ब है वो मैंने चेंज नहीं करना। बस ये बात याद रखनी है आपने, उसको एग्रीमेंट। देखिए, मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब, असल जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कर रहे होते हैं। अली के साथ गोज लगाना है, क्यों? अली सिंगुलर है तो गो का गोज लगाना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने के लिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर लेने के लिए मैंने वर्ब की हालत को तब्दील किया है। अब मैंने अली के साथ अगर डज लगा दिया है तो मैंने वर्ब को तो तब्दील कर लिया, अब अगला वर्ब का हिस्सा मैंने तब्दील नहीं करना। ये बात आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो डज जो है इज अ प्लूरल। वैसे भी आपको ये अगर वैसे याद करने की जरूरत है तो ही, शी, इट के साथ डज लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, तो ही भी तो वही सिंगुलर ही होने हैं सब्जेक्ट, जब उन्हें सब्जेक्ट के तौर पर ये इस्तेमाल होना और सिंगुलर ही होने हैं। तो अगर एक ही बात याद रखने की ये सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने ये लगाना है, तो बात खत्म। आपके सारा इतना बार बार जगह जगह पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेगेटिव सेंटेंसेस में आई डू नॉट टेल अ लाई, असल में ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो बच्चों को पहचान करवाई जाती है, जुमला लिखा जाता है करवाया, तो वहाँ ये आपको इस्तेमाल होते हैं। बाकी आप जो करने का अंदाज है वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, क्योंकि वो कहते हैं जी नेगेटिव सेंटेंस को लिखो तो आपको ये तो पता होना चाहिए आई डू नॉट टेल अ लाई। अब देखिए, अब आई डू नॉट टेल अ लाई, आई के साथ क्या लगाया आपने? डू। हाँ, यहाँ पे आप ये कह सकते होते हैं कि सर आई के साथ डू क्यों लगाया? आई सिंगुलर है लेकिन एक्सेप्शन पे है, यानी इसको इस्तिस्ना हासिल है, इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर नहीं बनाते। इतनी सी बात है। अब देखिए, हर बात, हर रूल हमेशा हर किसी पे लागू नहीं आएगा, कुछ उसकी एक्सेप्शन पे रहेंगे। जैसे कुछ मर्द कुछ औरत, तो कुछ एक्सेप्शन पे भी हैं। हमेशा कायनात में जो भी चीज होती है, एक बात आप हर पे नहीं लागू कर सकते होते, कुछ चीजें एक्सेप्शन पे होती हैं, तो आई एक्सेप्शन पे चला जाता है। आई के साथ आपने है सिंगुलर, आई मैं, एक मैं, मेरे लिए, एक के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपने जो वर्ब है वो इसके साथ प्लूरल लगाना है, सिंगुलर नहीं लगाना। पर इसको एक्सेप्शन हासिल है। आई डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट सिट हियर, यहाँ पे मत बैठो। अब डू नॉट सिट हियर, अब याद रख लो, यहाँ पे यू डू नॉट सिट हियर, जो यू है वो हिडन सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर नहीं होता। इंग्लिश का हर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। अगर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जैसा कि इस जुमले में है जो वर्ब से शुरू हो रहे होते हैं, लेकिन अंडरस्टूड होता है यू डोंट सिट हियर। अब साहब जरा मैं अगर कहूंगा तो जो मेरे सामने यू डोंट सिट हियर, ऐसे बोलूंगा ना, यू डोंट सिट हियर, तुम यहां पर मत बैठो। तो वो जो यू होगा वो
अंडरस्टूड होता है, हिडन कर दिया जाता है, इसलिए डू नॉट सिट हियर, डू नॉट सिट हियर, ये बोलना है आपने। दिलशाद ये नाम है, दिलशाद एक नाम है तो साफ ज़ाहिर है सिंगुलर है, तो दिलशाद एक नाम है तो इसके साथ डू तो नहीं लग सकता, क्योंकि डू तो प्लूरल के लिए होता है, तो डज लगाना है, बात खत्म। फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, डू ये डज सब्जेक्ट से पहले चला जाता है, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जब डू ये डज जुमले में आ जाता है तो वर्ब को तब्दील नहीं करते, एस या एस के इजाफा नहीं करते, ये बात बार बार आपने जेहन में रखनी है। डू डज या डिड को भी जेहन में रख लो, डू डज या डिड आ जाए तो फिर तब्दील नहीं होता, वो बेस फॉर्म ही होती है वैसे की वैसे। डू यू लाइक योर न्यू स्कूल, ये डू और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। डज ही नो, वैन ये क्वेश्चन वर्ड जब आ जाता है तो तब ये वैन से शुरू होता है, फिर वही आगे जो होता है डू या डज ही गेट अप। एम्फेटिक सेंटेंसेस में होता है यू डू स्मोक, ये वही मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एम्फेटिक जब किसी को जोर देने के लिए, तो ही डज गो, यू डू स्मोक, तुम सिगरेट ही पीते हो, तुम सिगरेट ये ग्लास में पीते हो, बट डू नॉट कॉन्फेस, लेकिन तुम उसका इकरार नहीं करते हो, यानी ये लाजमी, यानी उसके जोर ताकीद या जोर देने के लिए। यूजेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इसका इस्तेमाल आप देखें, सबसे पहले तो वो की वर्ड्स आप समझ लें। जब ये लफ्ज आपने लगाने होते हैं इंग्लिश में तो इनके साथ आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना होता है, याद रखना ये बात तो पहले भी। और अगर एक सवाल होता है 9th-10th में एफएससी में, वहां पे ना आपको वर्ब लगाना होता है, जुमले का टेंस पहचान के वो लगाना, तो वो बच्चों के लिए सबसे मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि ये बच्चे जो है हर टेंस के कीवर्ड याद नहीं करते हैं, हर टेंस के जो कीवर्ड्स हैं वो याद नहीं करते हैं, वो जो सिग्नल्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, वो नहीं याद करते हैं। तो आप याद रखना, जिस अगर किसी जुमले में समटाइम्स आएगा तो याद रखें, समटाइम्स जब भी आएगा तो आपने वहां पे फर्ज करें वर्ब गो है, गो लगाना है या गोज लगाना है, बस। यानी ये लफ्ज जब भी आएंगे तो वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, ये बात आप अच्छे से याद रख लें। क्योंकि वर्ब को खाली छोड़ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा आप यहाँ पे वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये बात बड़े आराम से याद करनी है कि ऑलवेज का लफ्ज आ जाए तो मैंने उसके बाद बेस फॉर्म में इस्तेमाल करनी है, एस ई एस वाली फॉर्म या खाली फॉर्म या एस ई एस वाली। एवरी डे आ जाए तो भी आपने पीछे गो या गोज लगाना है, फर्ज करें गो का वर्ब है तो एवरी वीक, एवरी का लफ्ज आ जाए, ऑलवेज का लफ्ज आ जाए, फिर वंस ट्वाइस फ्रीक्वेंटली जनरली ये लफ्ज आ जाए तो समटाइम्स यूजुअली क्विट ऑफ्टन नेवर रेयरली सेल्डम ऑफ्टन, अगर ये आ जाए तो भी आपने बेस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट फार्मूला में आके उसको ट्रांसलेट करना है, यानी पहली फॉर्म लगानी है या पहली फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है, और अगर नेगेटिव है तो डू नॉट डज नॉट के बाद बेस फॉर्म लगानी है, इंटेरोगेटिव है तो वही। यानी आप ये याद रख लें लफ्जों को आपने कैसे, जब आते हैं जुमले में तो कैसे उसको वर्ब कैसे लगाना, तो या वो पूछ लेते हैं बताओ इसके टेंस कौन सा है, और बच्चे को समझ नहीं आती, ये लफ्ज लगा दिया और वर्ब की हालत पूछ लेते हैं कि बताओ वर्ब किस फॉर्म में इस्तेमाल होगा। He always dash to school. He always dash to school. अब went, going, went, is going और इस तरीके से ऑप्शन बना देते हैं goes या go। तो अब आप ये कहेंगे कि ही ऑलवेज, कोई समझ नहीं आती बच्चों को कि वो करे तो करे क्या। तो जब लफ्ज आपने देखा ऑलवेज है तो आपने पहली फॉर्म की तरफ जाना है, अब वहां आपने ही के साथ गो या गोज ये आपने फिर देख लेना है। अब इसका इस्तेमाल है वो देख लें, ये इस्तेमाल बहुत ही इसका आसान सा होता है। मैंने तो आपसे कहा है कि सारी बातें ये पढ़ने पढ़ाने के लिए तो मैं आपको सीधी बातें कर रहा हूँ, इतने बड़ी इतने स्लाइड्स बना दी है मैंने, लेकिन जो मेन बात है अभी तक जो मुझे समझ आई है वो तो एक ही बात है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आप सिंगुलर लगाएं, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब आप प्लूरल लगाएं। अच्छा, फिर
डू या डज है तो वो नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज लगा के नॉट लगाते हैं, और सवालिया बनाने के लिए डू या डज। बस इतनी सी बात, तीन, एक दो जुमले हैं, तीन जुमले हैं। अब उसका इस्तेमाल इस्तेमाल भी सिर्फ एक जुमले में है, लेकिन क्या करें, किताबों में लिखा होता है, बच्चों ने वो ही बच्चों के लिए। अब मैं तो इस बात को समझ चुका हूं ना, बच्चा बेचारा क्या करे, बच्चे को भी फिर वो कहते हैं ना, इस वो चक्की से पिस कर ही आना पड़ता है, ताकि वो पूछ लेते हैं, हाँ भाई बताओ यहाँ पे। बच्चे को तो रूल का पता फिर इतना नहीं रहता ना। तो अब देखें यहाँ पे, टू एक्सप्रेस डेली रूटीन। अब अगर हमने इसको, पहले मैंने बताया था इसका एस्पेक्ट क्या था, रिपीटेड था। यानी अगर आप इतनी सी बात ध्यान में रख लें कि जो काम हम बार बार करते हैं उनको बताने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब डेली रूटीन कौन सी होती है, वही काम होते हैं जो हम बार बार करते हैं। जी, ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, दे प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, हर शाम वो फुटबॉल खेलते हैं। यानी ये काम वो बार बार करते हैं। यहां पे हमने लिख दिया जी डेली रूटीन, बस डेली रूटीन, और बार बार करते हैं वही बात है। लेकिन क्या है कि उधर बच्चों को उन्होंने पूछना, हाँ जी बताओ इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, तो बच्चा बेचारा क्या बताएगा वो, क्योंकि उधर फिर वो किताबों को फॉलो करना है और उस्ताद को फॉलो करना है। तो डेली रूटीन वही काम जो बार बार होते हैं। अच्छा जी, टू एक्सप्रेस हैबिट्स, हैबिट्स आदा। अब वही बात जो मैंने एक बात की, आप ये याद रख लें, जो काम हम बार बार करते हैं रिपीटेड एक्शन होते हैं। रिपीटेड उधर शुरू में ही आपको देखने के रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए कौन सा इंडेफिनिट टेंस है, ऑनगोइंग को बताने के लिए कंटिन्यूअस है, और कंप्लीटेड को बताने के लिए परफेक्ट है। पहले तो आप उसके एस्पेक्ट बता चुके हैं ना। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप इसको देख लो। अब देखिए, हैबिट्स, हैबिट्स भी तो वही एक्शन होते हैं जो हम बार बार करते हैं, रिपीटेड एक्शन ही होते हैं। हैबिट, रूटीन एक ही चीज होती है। हैबिट ये होता है कि आप उसको किए बगैर रह नहीं सकते, लेकिन बात तो वही है। मतलब आप कहते हैं ही ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, ये उसकी रूटीन भी तो हो सकती है, हैबिट भी हो सकती है। यानी अगर आप, ये तो आपने आप सेंस लेनी है ना। अब आप कहते हैं कि ये उसकी हैबिट है, यानी हैबिट का ये मुराद है कि वो फिर उस काम को किए बगैर रह नहीं सकता, बस इतने से फर्क पड़ता है, ये सेंस है उसकी। तो लेकिन अगर देखा जाए तो बात तो वही रिपीटेड एक्शन है, बस बात खत्म। रिपीटेड एक्शन आपका रूटीन है, रिपीटेड एक्शन आपका हैबिट है। तो दोनों दोनों जो पॉइंट है वो आपके एक ही बात से कवर नहीं हो जाते कि रिपीटेड एक्शन के लिए। और वैसे भी रिपीटेड एक्शन का जो एस्पेक्ट होगा उनको बताने के लिए इंडेफिनिट जो शुरू में मैंने बता दिया, तो बात कवर नहीं हो जाती। आगे चल ले। अब ये वी ईट लगता है, वी ईट्स नहीं लगता, ये तो आपको आगे जो है बाकी जुमले का हिस्सा है। आपने तो इस वर्ब को ही सीखना है ना। दे वेक अप, दे वेक अप होता है, ही वेक्स अप होता है, बस इतना। वो और जी इस्तेमाल हैबिट्स को बताने के लिए हो गया। आप कोई हैबिट्स बताना चाहते हैं, आप कोई रूटीन बताना चाहते हैं, जो काम असल में जो काम आप बार बार करते हैं वही है। बाकी किसी की हैबिट्स आप बताना चाहते हैं, आदत बताना चाहते हैं, तो भी आप इसका सहारा लें। इसके बाद है टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, इटरनल ट्रूथ, आलमगीर सच्चाइयां। यानी वो तब्दील नहीं होती हैं। यानी ऐसी हकीकत है जो हर जगह एक जैसी है, तस्लीम कर रहे हैं, वक्त के साथ वो बदलती नहीं है। वक्त और जगह के साथ वो बदलती नहीं है। तो उसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, जनरल ट्रूथ कहते हैं, इटरनल ट्रूथ कहते हैं, फैक्ट कहते हैं, जो भी कह लें आप, एक ही चीज है। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्लियर, ये एक आलमगीर सच्चाई है। ज्यादातर लोग जो है इसको तस्लीम करते हैं। अब ये तो कोई नहीं है, द सन राइजेज इन द ईस्ट पाकिस्तान में मशरक से निकलता है और इंडिया में मगरब से निकलता है, नहीं। हर कोई इस बात को जानता है। तो ये नहीं, ये फैक्ट है, एक ट्रूथ है, जो जनरल भी है या यूनिवर्सल है। जनरल मतलब भी वही होता है, यूनिवर्सल भी वही होता है, दोनों ही मुतबादिल लफ्ज हैं। तो जनरल ट्रूथ है, यानी जो हर कोई मानता है। जैसे शहद मीठा होता है, दूध सफेद होता है, सूरज मशरिक से निकलता है, 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है,
शहद कभी खराब नहीं होता है, शहद मीठा होता है। ये सब ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता है, या ये प्रोवर्ब्स बनी हुई हैं जो, उनको भी याद रख लें। जो प्रोवर्ब्स होती हैं, नेकी का बदला नेक होता है, ये जो प्रोवर्ब्स हैं, ज़रबुल अमसाल हैं, उनको बताने के लिए। तो ये बस रिपीटेड एक्शन या जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, दो मेन तीन वैसे पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं। तीन अलग अलग इसे रिपीटेड में दो आ जाते हैं, या तो रूटीन होता है या फिर वो आपका जो है रूटीन होता है या फिर आपका हैबिट होता है, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ। ये तीन यूजेज आप याद रख लें, रूटीन, हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ की मिसालें आप 5 यहाँ मैंने दी हुई, आप और कर लें, और रूटीन्स की मिसालें भी और कर लें, और हर रूटीन की, हैबिट्स की और यूनिवर्सल ट्रूथ की कम से कम 10-10 मिसालें आप किया करें। अपनी सर्च भी ऐसे ही करना सीखें, जो बच्चा अपनी सर्च करना सीख जाएगा वही कामयाब। अब है कंजुगेशन ऑफ वर्ब को, तीन इस्तेमाल मैंने बता दिए। जो मेन बात थी वो यही तीन इस्तेमाल थे। फॉर्मेशन तो उसकी बहुत आसान सी है, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वर्ब लेना है, और सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ले लेना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ले लेना। नेगेटिव बनाना है तो वर्ब से पहले डू नॉट या डज नॉट लगा देना है, और सवालिया बनाना है, डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। किस सब्जेक्ट, डू किसके साथ लगेगा, क्योंकि डू तो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। डज क्या है, सिंगुलर है। इतनी सी बात है जो पिछले 36 मिनटों से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तीन जगहों पे इस्तेमाल होता है, कौन सी चीज, हैबिट पे इस्तेमाल होता है, और रूटीन पे इस्तेमाल, रूटीन, हैबिट और जनरल ट्रूथ, या रिपीटेड एक्शंस और जनरल ट्रूथ। इतनी सी बात समझाने के लिए 2 मिनट, 1 मिनट की भी बात नहीं है जी, घंटा हो गया मुझे आप लोगों को खपते हुए। तो ऐसा असल में है ही ऐसा। आप मेन चीज तो आप अपने इतनी सी बात दिमाग में उठा लें, और उसके बाद फिर आप पढ़ें, फिर आपको देखिए कितना मजा आएगा, आपको टेंस कितना क्विकली आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, गो जो है, इसकी कॉन्जुगेशन कर लें जी। गो जो है, आई गो लगता है। अब मैंने बोला आई जो है वो होता तो सिंगुलर है, लेकिन एक्सेप्शन पे है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है वो नहीं। तो आई गो प्लूरल लगेगा, आई सिंगुलर, वर्ब उसके साथ। बाकी सब के साथ ऐसे एग्री करना है आपने। वी गो, वी जमा, गो भी जमा। यू गो, यू जमा, गो भी जमा। दे गो, दे जमा, गो भी जमा। ही गोज, ही वाहिद, गोज भी वाहिद। शी गोज, शी वाहिद, गोज भी वाहिद। इट गोज, इट वाहिद, गोज भी वाहिद। अली गोज, अली वाहिद, गोज भी वाहिद। द बॉयज प्लूरल, जमा, गो प्लूरल। गो की आई गो होता है, आई गोज नहीं होता। फिर से अब याद कर लें, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, ही गोज, शी गोज, इट गोज, अली गोज, दे गोज। ऐसे गर्दान को, कॉन्जुगेशन को याद कर लें। गो की सार, गो की, क्योंकि इनके अलावा तो आएगा भी नहीं ना। ही के साथ आपको पता होगा गो गोज होता है, आप रट्टा मार के रखा हुआ होगा ना, ही के साथ फौरन आपको कायदा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ही गोज आपको पता होगा। ही गोज, दे गो, यू गो, आई एम। जैसे आपने इतना रट्टा मारा तो आपको सोचना नहीं पड़ता आई के साथ ही लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा। आई एम, आई एम उधर से वो। तो इस तरह आप सब्जेक्ट वर्ब को आप रट्टा मार के रख लिया करें अच्छे से दिमाग में। आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, ही गोज, शी गोज, इट गोज, अली गोज, दे गो, द बॉयज गोज। इस तरीके से आप इनको रट्टा मार के रख लें। फिर कायदा असूल वो भी सावधान, वो बाद में समझ लें, वो तो आपको वैसे ही वो तो समझ आ जाता है, लेकिन वो लिखते हुए करते हुए बहुत मुश्किल हो जाती है। अब वो आगे जो है ये 9 प्लेसेस हैं, 9 पॉसिबल इंफॉर्मेशन हैं जहां पे वो जा सकता है, तो वो भी आप जेहन में रख लें, आपको काम आएंगे बोलते हुए। गो की कॉन्जुगेशन के बाद हम करते हैं राइट की कॉन्जुगेशन। राइट, आई राइट, वी राइट, यू राइट, दे राइट। वही ग्रीन जो है आप देख लें, वो ग्रीन जो है वो प्लूरल है, लेकिन आई उसमें वो प्लूरल नहीं है, बस आई को एक्सेप्शन है। बाकी जो ब्लू है वो सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर वर्ब भी है। इतनी सी बात है। ग्रीन सारा प्लूरल है, जिसमें प्रोनाउन जो है और नाउन जो है वो प्लूरल भी है, और वर्ब जो है वो भी प्लूरल है। और जो ब्लू है वो सिंगुलर है, और वर्ब सब्जेक्ट जो है उनका वो प्रोनाउन भी वो सिंगुलर है, और नाउन भी एक सिंगुलर है। तो आप इसको भी, लेकिन फिर भी मैं राइट के साथ इसको याद कर लें।
I write, we write, you write, they write, he writes, she writes, it writes, Sarah writes, और द स्टूडेंट्स राइट। फिर आगे जो है राइट व्हाट, वो सारा आप याद रख लें, वो आपको बोलने में आएगा काम, कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल में आ जाता होता है। तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे ही है ना, वर्ब को आपने समझना है, वर्ब को आपने इधर एग्री करना है बस, आगे तो इंफॉर्मेशन है वो तो कोई भी हो सकती होती है। मसला तो इसका सब्जेक्ट, ये वर्ब और सब्जेक्ट के साथ होना है, बस सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, बस आगे तो फिर जो भी है वो सीखने की चीज नहीं होती। जी, आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, ईट की कॉन्जुगेशन। अब ईट जो है वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आई ईट को एक्सेप्शन है, बाकी वही बात है। ईट मैंने आपको बता दिया, ईट प्लूरल होता है, वी के साथ लगा ईट प्लूरल होता है, यू के साथ लगा ईट प्लूरल होता है, दे के साथ लगा ईट प्लूरल, द चिल्ड्रन के साथ लगा। कहीं भी ईट जो है वो इट के साथ ईट नहीं लगा। ड्रिंक की कॉन्जुगेशन है, अच्छा ये यहाँ पे आ जाता है, आई ड्रिंक वाटर, फर्ज करें आई ड्रिंक कॉफी, आप कहते हो ओ ड्रिंक नहीं, ड्रिंक जो है वो पीना, कोई चीज भी आप पीते हैं उसके लिए ड्रिंक का इस्तेमाल होता है। हाँ आगे उसके वो थोड़ी सेंस बदलना होती है, तो वो आप टेक लगाएं, सिप लगाएं, वो अलग बात है। लेकिन ये नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि आई ड्रिंक टी, तो ये गलत है। वी ड्रिंक टी टुगेदर, हम मिलकर चाय पीते हैं, ये ठीक है। वी ड्रिंक टी इसका मतलब है हम चाय जो लिक्विड है, जैसे चाय लिक्विड, या लिक्विड का लेना जो होता है, पीना जो होता है, वो ड्रिंक होता है, ईट नहीं होता। अच्छा फिर आप कहते हैं वी टेक टी, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो चाय एक शेड्यूल टाइम पे जो पीनी होती है उस वक्त पीते हैं। अगर आप कहें वी सिप टी, तो ये मतलब होगा कि हम बिल्कुल चुस्कियां थोड़ी थोड़ी लेके पीते हैं, यानी मतलब आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट में जाके खत्म करते हैं। तो वो सेंस बदलती है। ये नहीं कि वी ड्रिंक टी गलत है, वी ड्रिंक टी ही पहले होना होता है, उसके बाद आगे अगर आप सेंस में जाना चाहते हैं, वी टेक टी का मतलब है कि हम वो चाय पी रहे हैं जो शेड्यूल्ड में है। यानी मेरी एक आदत है पिछले पैर चाय पीने की, अगर उस वक्त मैं पी रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टेकिंग टी, क्यों कि मैं अपनी आदत वाली चाय पी रहा हूं। तो ये चीज आप समझ लेनी है। तो उसके बाद जो है ड्रिंक के बाद है आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तक मेरे साथ रहे। तो वर्ब के बारे में अगर मैं आप बिल्कुल समराइज कर दूं, टेंस को, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को समराइज करूं, तो सिर्फ चंद एक बातें हैं, बाकी ये सारा कुछ जो हुआ है मैं तो इसको कहता हूँ कि बस बच्चों ने तो, बच्चों का दिमाग तो ऐसा नहीं होता ना, वो उनके लिए थोड़ी थोड़ी चीजों को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, उनको बताना होता है कि हाँ जी, सवाल आ जाता है बताओ जी कि किस ही के साथ क्या लगता है, शी के साथ क्या लगता है, या वो किस किस नाउन के सब प्रोनाउन के साथ लगता है, तो फिर उस चीजों के लिए वो सारा था। तो मेन बात जो थी, सबसे पहले आपने वर्ब सीख लेना है कि वर्ब जो है बेस फॉर्म उसकी कौन सी होती है। जैसे गो की, जाना की इंग्लिश क्या है, गो। अच्छा, खाना की, ईट। अच्छा, अब जब आपने ये सीख लिया, वर्ब सीख लिया, आपने याद कर लिए, उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये करना है कि वर्ब की भी आपने सिंगुलर प्लूरल सीख लेने हैं, बना लेने हैं। फिर जो नाउन्स होते हैं, नाउन हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन को भी सिंगुलर प्लूरल हालत में सीख लेना है। जब ये आप सीख लें तो आपने एक असूल याद रखना है, जितने भी टेंस चलेंगे उनमें यही असूल मैंने आपको एक ही बताना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। आपको ये सीखने की जरूरत नहीं होगी कि आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैज लगता है, शी के साथ हैज लगता है, नहीं। आपको सिर्फ इतना सीखना होगा, हैव क्या है, प्लूरल है, हैज क्या है, सिंगुलर है। अब ये आपने बस इतना सीखना है। अब ही क्या है, सिंगुलर है, तो हैज लगेगा बस। यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर मिला, ये सारे टेंसेस में यही टेक्निक में आना है आपको, यही यही बात आपको इसी। अच्छा, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये हो गया। जो इसका नेगेटिव बनेगा वो डू या डज नॉट से बनेगा, और फिर आगे जो है डू या डज के बाद आपने कोई ऐसी है, यस गो है तो गो ही रहेगा, गोज नहीं लगाना। सवालिया बनाने के लिए डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लगा देना। इसका जो इस्तेमाल है वो रिपीटेड एक्शन के लिए है, रिपीटेड एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, जो आपके लिए इस लेवल तक है। रिपीटेड एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ, द एक्शन दैट वी डू अगेन एंड अगेन, और दूसरे नंबर पे यूनिवर्सल ट्रूथ। रिपीटेड एक्शन में आपके दो हो सकते हैं, रूटीन हो सकती है या हैबिट हो सकती है, रूटीन हो सकती है या हैबिट। तो अगर आप देखें तो ये टेंस किसके लिए इस्तेमाल होता है, रूटीन के लिए, हैबिट के लिए और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। ये तीन बातें आपने इस्तेमाल में याद रखनी है।
और दूसरी जो बड़ी बात मैंने आपको वही बताई है, बार बार बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब को याद रखें। आप वर्ब का सिंगुलर बनाना सीख रहे हैं और बस सिंगुलर प्लूरल सीख के दोनों का एग्रीमेंट करते जाएं। फार्मूला कोई गो है तो गो ही लगना है इसमें वर्ब, और या नेगेटिव होगा तो डू नॉट या डज नॉट गो लगेगा, और सवालिया होगा डू या डज में शुरू में लगा देंगे। इतनी सी बात अपने दिमाग में रखें। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फिर देख लें, अगर कोई पॉजिटिव जुमला है, मुस्बत जुमला है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सिर्फ आपने वहां पे गो लगाना है। नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट गो लगाएंगे। अब साफ ज़ाहिर है डू या डज, तो वो मैंने आपको बताया, अगर दे है तो डू लग जाएगा, ही है तो डज लग जाएगा, आगे भी। और अगर वो सवालिया बनाना है तो डू या डज को शुरू में ले जाना है, फिर आपने अपना सब्जेक्ट लेकर आना है, फिर बाकी वर्ब जो है वो गो है तो राइट है जो भी है वो वहां पे आ जाएगा। यानी कि आप फार्मूले हो गया, उसके बाद अब आपका जो है बताएं कोई मसला है तो इस्तेमाल फिर मैं आपको बता देता हूँ, रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए होगा, और या फिर कौन से एक्शंस जो आप यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब आलमगीर सच्चाई है जो दुनिया में हर जगह पे एक जैसी तस्लीम की जाती है, ये नहीं कि हमारे यहाँ और किसी जगह और होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ प्रोवर्ब्स का भी आपको एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, अगर वो भी ध्यान में रख लें तो वो भी आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आई तो साफ ज़ाहिर है आपको आपकी अपनी बहुत ज़्यादा तहकीक होनी चाहिए, फिर आपके अंदर सवाल होने चाहिए। वो सवाल आप कमेंट में करके ज़रूर पूछ लिया करें कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही तो उसका क्या होगा। आपको बहुत शुक्रिया।